हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि संकल्प प्लेटफॉर्म आपसे प्रॉमिस किया था, जो ऑल वनडे एग्जाम्स हैं उसकी फाउंडेशन प्रिपरेशन हम कराने वाले हैं। इस प्लेटफॉर्म के थ्रू ऑल वनडे एग्जाम एक्सेप्ट ऑफ बैंक, अगर बैंकिंग की बात करें तो उनको छोड़कर जितने भी हमारे वनडे एग्जाम हैं उसमें बायोलॉजी के जो चैप्टर्स हैं, जो सिलेबस है, वो हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। ये संकल्प प्लेटफॉर्म जो भी फाउंडेशन पूरी कह सकते हो वनडे एग्जाम की फाउंडेशन कराने वाला है। तो इस प्रॉमिस को पूरा करते हुए आज हमारा फर्स्ट लेक्चर रहेगा कि आपका जो एनटीपीसी है, रेलवे है, एंड रेलवे के साथ साथ जो भी यूपी स्टेट लेवल के एग्जाम्स हैं, यूपी पुलिस वगैरह हैं, इन सब के जो सिलेबस है यहाँ पर हम मेंशन करने वाले हैं। एंड वन बाय वन करके ऑल चैप्टर को क्लियर करने वाले हैं, बहुत ही इजी वे में करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो अबाउट सिलेबस, कि जो वनडे एग्जाम के हमारे बायोलॉजी के सिलेबस है वो क्या है। देन एक एक करके वन बाय वन हम चैप्टर को क्लियर करने वाले हैं। और रिमेम्बर इट, याद रखिएगा, जब ये चैप्टर क्लियर हो जाएंगे, अभी फाउंडेशन चीजें चल रही हैं, और जब एग्जाम्स आएंगे तो एमसीक्यू वगैरह हम आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, ये आपके वनडे एग्जाम का जो चैप्टर्स है वो आपका जो सिलेबस, बात करिए आपकी स्क्रीन पर सिलेबस दिख रहे होंगे, और जो सब्जेक्ट हमारा बायोलॉजी है, तो इतने सिलेबस को हम कवर करेंगे। इस सिलेबस से आपके जो वनडे एग्जाम होते हैं वहां पर क्वेश्चंस क्रिएट किए जाते हैं, क्वेश्चंस बनते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि वनडे एग्जाम के लिए हमारा सिलेबस क्या होता है। किसी भी एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए सबसे फर्स्ट जो हमारा पॉइंट होता है वो आपका क्या होता है सर, सिलेबस होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सिलेबस में आपका जो फर्स्ट चैप्टर आएगा वो आएगा कोशिका। क्या आएगा? कोशिका है। कोशिका की अगर हम बात करें तो ये हमारी क्या होती है सर, सेल होती है। हम यहाँ पर बाइलिंगुअल टर्म को यूज करेंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों कोशिश करेंगे हम आपको प्रोवाइड करें। सो ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट जो हमारा आपका चैप्टर्स होंगे वो है आपका कंकाल तंत्र, जिसको बोलते हैं स्केलेटल सिस्टम। वो क्या होता है? स्केलेटल सिस्टम होता है दोस्तों। नेक्स्ट हमारे जो चैप्टर्स है वो है पेशी तंत्र, जिसको बोलते हैं मस्कुलर सिस्टम बोलते हैं। वो क्या हो जाएगा आपका? मस्कुलर सिस्टम हो जाएगा। एंड देन जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर्स है वो है पाचन तंत्र, जिसको आप बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या हो जाता है? डाइजेस्टिव सिस्टम आ जाता है। एंड देन नेक्स्ट है श्वसन तंत्र, जिनको क्या बोलते हैं सर? रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम। ओके। एंड देन आपका नेक्स्ट जो चैप्टर्स है वो उसको बोलते हैं परिसंचरण तंत्र, जिसको बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। वो क्या होता है? सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। एंड देन जो नेक्स्ट हमारा है उत्सर्जन तंत्र, जिसको बोलते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। वो क्या हो जाएगा? एक्सक्रीटरी सिस्टम हो जाएगा। एंड नेक्स्ट तंत्रिका तंत्र, जिसको बोलते हैं नर्वस सिस्टम। वो क्या होता है आपका? नर्वस सिस्टम होता है। एंड देन प्रजनन तंत्र, जिसको आप रिप्रोडक्टिव सिस्टम बोलते हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा सर? रिप्रोडक्शन हो जाएगा। रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो जाएगा, प्रजनन तंत्र हो जाएगा। एंड नेक्स्ट जो हमारा रक्त एंड रक्त समूह, जिसको ब्लड और ब्लड ग्रुप कहते हैं, ये बात भी हम यहाँ पर जानने वाले हैं। क्या हो जाएगा बेटा सर? ये आपका ब्लड हो जाएगा और ब्लड ग्रुप हो जाएगा। ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर से नेक्स्ट पार्ट है। नेक्स्ट है सेंस ऑर्गन, जिसको संवेदी अंग कहते हो। संवेदी अंग के बारे में भी हम यहाँ पर जानने वाले हैं। नेक्स्ट हमारा है ग्रंथियां, जिनको बोलते हैं ग्लैंड्स। ये क्या हो जाएगी? हमारी ग्लैंड्स हो जाएंगी। ये भी टॉपिक हम क्लियर करने वाले हैं। नेक्स्ट हमारा आता है शरीर के गुहा। गुहा मीन्स होता है कैविटी, कैविटी ऑफ बॉडी। मीन्स हमारे बॉडी के अंदर जो कैविटी होती है, जो गुहा होती है, उसकी चर्चा हम करने वाले हैं। नेक्स्ट आता है पोषण। पोषण का मीन्स होता है न्यूट्रिशन होता है। क्या होता है? न्यूट्रिशन होता है। न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिशन के टाइप क्या होते हैं, ये बात हम जानने वाले हैं। और नेक्स्ट हमारा आता है मानव रोग, जिसको ह्यूमन डिजीज कहा जाता है। क्या बोला जाएगा? ह्यूमन डिजीज। ह्यूमन में कौन कौन सी बीमारियां होती हैं और किसके थ्रू होती हैं, एंड ये बात हम जानने वाले हैं। और कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी हम इसमें जाने से, विटामिन क्या है, बहुत सारे ऐसे चीजें हैं। तो ये सारे टॉपिक्स हम क्लियर करने वाले हैं, जो आपके वनडे एग्जाम के लिए बेनिफिशियल होगा, बहुत ही फायदेमंद होगा। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सेल के बारे में। सेल के बारे में आज फर्स्ट टॉपिक हम क्लियर करते हैं, सेल क्या होता है। पहले हम लेक्चर देंगे, पूरी फाउंडेशन जो भी आपके थ्योरेटिकल चीजें वो हम आपको पहले एक्सप्लेन करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि पूरे वीडियो को वन बाय वन आप देखिएगा, आपकी एक एक चीज क्लियर होने वाली है, एक एक टॉपिक क्लियर होने वाली है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सेल की। ओके,
सो व्हाट इज सेल? सेल क्या होता है? सेल को स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि वनडे एग्जाम के लिए हमने स्टार्ट किया बायोलॉजी, तो पहले हम बात करेंगे बायोलॉजी क्या होती है, देन आपके जो टॉपिक्स मैंने आपसे शेयर किए हैं वो हम आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बायोलॉजी की, बात करते हैं कि सर बायोलॉजी क्या होती है, ये हम बात करने वाले हैं। ओके, सो बायोलॉजी को हिंदी में बोलते हैं जीव विज्ञान। इससे भी क्वेश्चंस आपके एमसीक्यू बन सकते हैं वनडे एग्जाम में, इससे भी क्वेश्चंस क्रिएट किए जाते हैं। किस टाइप के क्वेश्चंस क्रिएट होते हैं ये बात हम बात कर रहे हैं। सो बायोलॉजी जीव विज्ञान की बात। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्वेश्चंस क्रिएट होता है बायोलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी, जीव विज्ञान के पिता, फादर ऑफ बायोलॉजी जीव विज्ञान के पिता। सो अगर हम बात करें फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है, तो आप बताओगे सर अरस्तु। अरस्तु, या इंग्लिश अगर आप इंग्लिश मीडियम में हो, सो बाइलिंगुअल मैंने बोला, प्रॉमिस किया यूज करेंगे, तो अरिस्टोटल, अरिस्टोटल एंड अरस्तु, इनको बोलेंगे सर फादर ऑफ बायोलॉजी, या कह सकते हो जीव विज्ञान के पिता। ये हमारे अरिस्टोटल है। यहाँ से क्वेश्चन आपका क्रिएट हो सकता है। एंड नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, बायोलॉजी टर्म का यूज किसने किया, बायोलॉजी शब्द को किसने दिया था, बायोलॉजी टर्म का यूज किसने किया था, ये भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बन सकते हैं। अगर हम टर्म की बात करें या हिंदी में अगर बात करें, तो शब्द का प्रयोग किसने किया था, बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया था, या टर्मिनोलॉजी इस टर्म को यूज किसने किया था, वो थे सर आपके लामार्क, लामार्क एंड ट्रेविलेनस, लामार्क एंड ट्रेविलेनस, टू साइंटिस्ट थे। इन लोगों ने बायोलॉजी जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया था। ओके, ये भी क्वेश्चन आपके क्रिएट हो सकते हैं। एंड देन हम बात करें थोड़ी सी बायोलॉजी के बारे में, बात करते हैं व्हाट इज बायोलॉजी, जीव विज्ञान कहते किसे हैं। अगर हम बात करें जीव विज्ञान के बायोलॉजी की बात करें, तो बहुत सिंपल है, मैं आपको बताने वाले हैं, जीव जंतुओं का अध्ययन। आप बता सकते हो जीव जंतुओं का अध्ययन, बहुत सिंपल सा है, जीव जंतुओं का अध्ययन। जीव जंतुओं का अध्ययन कहलाता है जीव विज्ञान। अगर हम इंग्लिश से बात करें, स्टडी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल, या स्टडी ऑफ लाइफ। इसको और इजी हम बनाने वाले हैं बायोलॉजी को, इसकी डिफिनेशन बहुत ही इजी वे में आपको पता होने वाली है। बायो मीन्स होता है सर लाइफ, और लॉजी मीन्स होता है स्टडी करना। तो डिफिनेशन आपकी तैयार हो जाती है, स्टडी ऑफ लाइफ नोन एज बायोलॉजी, जीवन के बारे में अध्ययन करना या जीवन के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है सर, बायोलॉजी कहलाता है, या इसको जीव विज्ञान कहते हैं। इसमें देखिए क्या क्या क्वेश्चन क्रिएट हो सकता है। फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी की बात करें, फादर ऑफ मीन्स आप जीव विज्ञान के पिता कौन है, तो आप यहाँ देख सकते हो सर अरिस्टोटल एंड अरस्तु। हिंदी आएगा तो अरस्तु, इंग्लिश आएगा तो अरिस्टोटल। सेकंड मैंने पॉइंट यूज किया सर, शब्द का प्रयोग किसने किया था। छोटी छोटी चीजें हैं, ये एग्जाम में क्वेश्चन आपको परेशान कर सकता है। तो आपके टर्म का यूज किसने किया था, तो आप बता सकते हो लामार्क एंड ट्रेवेलन। डेफिनेशन क्या होता है, बहुत सिंपल सा डेफिनेशन है कि सर जीव विज्ञान क्या होता है, जीव जंतुओं का अध्ययन, या फिर आप कह सकते हो स्टडी ऑफ लाइफ। बहुत सारे डेफिनेशन डिफरेंट बुक में आप देखोगे तो अलग अलग डेफिनेशन मिलने वाली, मीन्स इसका कॉन्सेप्ट एक ही होता है। उसके बाद हम बात करते हैं जो बायोलॉजी है, ये ब्रॉड है, लाइक ए सी। ब्रॉड होने की वजह से इस बायोलॉजी को डिवाइड कर दिया गया। क्वेश्चन क्रिएट होगा कि डिवाइड किसने किया, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। एमसीक्यू में एक एक बार की चीज हमको पढ़ना है, एक एक वर्ड को केयरफुली आप सुनेगा, तो बहुत इजी वे में आप एग्जाम क्रैक कर पाओगे, आप बायो के क्वेश्चन आप टच कर पाओगे। अगर हम बात करते हैं किसने किसने क्लासिफाई किया, किसने डिवाइड किया, तो आप बता सकते हो कार्लस लेनियस, लेनियस साइंटिस्ट हैं, उन्होंने क्या कर दिया, इसको डिवाइड कर दिया टू पार्ट। ठीक है, क्यों डिवाइड किया गया, क्लासिफिकेशन क्यों की गई, बात ये आती है कि बायोलॉजी, अगर हम अपने अर्थ की बात करें, सपोज दैट दिस इज योर अर्थ, अगर आपकी अर्थ है तो इस अर्थ पर 1.7 टू 1.8 मिलियन लिविंग ऑर्गेनिज्म है। इतने जीवधारी हमारे पृथ्वी पर रहते हैं। अगर इनके बारे में मैंने बोला सर स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जीवों का अध्ययन करना क्या कहलाता है, बायोलॉजी कहलाता है, जीव विज्ञान कहलाता है। अब इतने के बारे में अध्ययन करोगे तो आसान तो है, बहुत प्रॉब्लम होगी। इसके लिए इसका कर दिया गया है क्या, क्लासिफिकेशन। तो पॉइंट पर आते हैं, क्लासिफिकेशन या कह सकते हैं इनको किस वे में इनको डिवाइड किया गया, तो ये हो गई बेटे सर, ये आपकी होगी बायोलॉजी, इनको टू पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। पूछेगा क्वेश्चन किसने डिवाइड किया, तो बताना कैरोलस लिनियस, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में क्लियर किया जा सकता है। तो टू पार्ट हमारे कौन कौन से थे, क्यों किया गया सर, हमारा टाइम सेव हो जाए और हमारी जो बायोलॉजी है इजी हो जाए, आसान हो जाए।
बंटवारा हम इसीलिए करते हैं कि चीजें कंफर्ट हो जाए। तो इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था। फर्स्ट जो था उसको बोलते हैं बॉटैनी बोलते हैं। अगर हिंदी में अगर बात करें तो बहुत सुंदर सा नाम है सर, जिसको बोलते हैं वनस्पति विज्ञान। क्या बोलते हैं इसको? वनस्पति विज्ञान बोलते हैं। सेकंड जो हमारा डिवीजन था उसको बोलते हैं जूलॉजी। जूलॉजी बोलते हैं। इसकी हिंदी की बात करोगे तो होता है जंतु विज्ञान। ये बेसिक चीजें हैं, यहाँ से क्वेश्चन श्योर क्रिएट किया जाता है। ओके, उसके बाद करते हैं कि वनस्पति विज्ञान का मीन्स का डेफिनेशन क्या होती है, व्हाट इज बॉटनी। अगर हम बॉटनी की बात करें तो आप बता सकते हो, सिंपल सा डेफिनेशन है, स्टडी ऑफ प्लांट। क्या हो जाएगा? स्टडी ऑफ प्लांट। अगर आप हिंदी में बात करें तो पादपों का अध्ययन। क्या हो जाएगा? पादपों का अध्ययन हो जाएगा। ये पादपों का अध्ययन कहलाता है बॉटनी या वनस्पति विज्ञान। आपका जो बॉटैनी है, ये वर्ड ग्रीक वर्ड से लिया गया है, जिसका मीन्स होता है ग्रेडिंग, चलना होता है। तो इतना डीप जाने की नीड नहीं, जहां से क्वेश्चन क्रिएट होता है हम ऑलरेडी आपको बता दे रहे हैं। इसके बाद बात करते हैं जूलॉजी की, बात करते हैं जंतु विज्ञान की बात। जंतु विज्ञान की अगर बात करो तो इसको तुरंत डिवाइड आप कर दो। जू मीन्स होता है एनिमल्स, जंतु होते हैं, और लॉजी मीन्स होता है स्टडी करना। तो डेफिनेशन आप बता सकते हो कि जंतुओं के बारे में अध्ययन करना, स्टडी ऑफ एनिमल्स, जंतुओं के बारे में अध्ययन करना आपका जूलॉजी कहलाता है या जंतु विज्ञान कहलाता है। ओके, अब देखिए कहाँ से क्वेश्चन क्रिएट कर सकता है। अगर कह रहा है बॉटनी वनस्पति विज्ञान, ये तो सभी को पता है सर, स्टडी ऑफ प्लांट्स, या कह सकते हैं पादपों का अध्ययन। तो ये इतना इजी हो सकता है, आप थोड़ा सा आपकी चीजें पैटर्न चेंज हुई है, तो यहाँ से क्वेश्चन ये बन सकता है फादर ऑफ बॉटनी। ये बच्चों को नहीं पता रहता। फादर ऑफ बायोलॉजी सभी जानते हैं, लेकिन फादर ऑफ बॉटनी की बात करें तो फादर ऑफ बॉटनी जो है वह है थियोफ्रास्टस। थियोफ्रास्टस या थियोफ्रास्ट, जो आपका प्रोनाउंसिएशन है उसका आप यूज करिए। थियोफ्रास्ट फादर ऑफ बॉटनी, वनस्पति विज्ञान के पिता कहे जाते हैं थियोफ्रास्ट। एंड नेक्स्ट की बात करें जूलॉजी, ये आपको ऑलरेडी पता है, थोड़ा सा इसको अरेंज करना है। जंतु विज्ञान के पिता कौन? फादर ऑफ जूलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी अरिस्टोटल। अभी आपको बताया गया कि सर जो अरिस्टोटल, जो हमारे अरस्तु सर हैं, ये वायु जीव विज्ञान के भी पिता है और जंतु विज्ञान के भी पिता कहे जाते हैं। तो इतने सारे क्वेश्चंस यहाँ से क्रिएट होते हैं। मैंने देखिए बहुत सारे क्वेश्चंस आपको बताया। मैंने बोला बायो के फादर कौन है, बायोलॉजी के फादर कौन है, बॉटनी के फादर कौन है, जियोलॉजी के फादर कौन है, इस टर्म को यूज किसने किया। तो मैंने 5 से 6 क्वेश्चन यहाँ पे आपको मेंशन किए हैं, और मे भी ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पुट अप किया जा सकता है। ये आपकी बेसिक इंट्रोडक्शन था, यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कि नेक्स्ट हम अभी, इसके पहले मैंने आपको सिलेबस मेंशन किया था, मैंने आपको सिलेबस दिखाया था। तो यहाँ पर आप सिलेबस देखोगे तो यहाँ पर आपको समझ आने वाला है। ये देखिए आपकी सिलेबस से, तो इस सिलेबस में इतनी सारी चीजें आपको बताई कि इतने अगर आप चीजें कवर करते हो तो बैंकिंग को छोड़कर और जितने भी वनडे एग्जाम हैं, तो यहाँ पर ये आपकी कवर होने वाली है। जो भी बायो के 3 से 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन पुटअप किए जाते बेस्ड ऑन एग्जामिनेशन, तो यहाँ पर ये आपकी एक एक पॉइंट क्लियर होने वाली है कि क्वेश्चन क्रिएट होने वाली है, और बहुत ही इजी वे में हम आपको बताने वाले हैं। बायो मीन्स बेस्ट, बहुत आसान होने वाला है आपके लिए बायो। तो सबसे पहले फर्स्ट हम टॉपिक की बात करते हैं, वह हमारा कोशिका, जिसको आप बोलते हो सर सेल, इसको बोलते हैं कोशिका। देखिए बहुत छोटी सी चीज है, इसको प्लीज लिसन केयरफुली, इसको समझिएगा। व्हाट इज सेल, कोशिका क्या होती है। इसके डेफिनेशन से पहले हम कुछ इसके बारे में आपको बताना चाहते हैं कि सर जो कोशिका होती है, ये सेलुला वर्ड से लिया गया, जो ग्रीक वर्ड होती है, जिसका मीन्स होता है रूम। सेलुला वर्ड है, ठीक है। इसका एक सिंपल बात करें तो स्मॉल रूम होता है। एक रूम की बात की जा रही है, एक छोटी सी एक बॉक्स की बात की जाती है, ये होता है सेलुला, जिसका मीन्स जो सेल जिससे बना हुआ है। उसके बाद बात करते हैं कि कोशिका की डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन ऑफ सेल, कोशिका की परिभाषा क्या है। तो आपको पता भी होगा, थोड़ा सा सीक्वेंस में इसको अरेंज करते हैं कि जीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई। जीवों की संरचनात्मक, लिसन केयरफुली, जीवों की संरचनात्मक, सुनिएगा बहुत ही इजी वे में समझ में आने वाला है। जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई, क्रियात्मक इकाई है। जो कोशिका होती है वो जीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। इंग्लिश में बात करोगे, द सेल इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल
एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, यूनिट ऑफ लाइफ। यही हमारी क्या होती है सर, सेल की डेफिनेशन होती है, कोशिका की परिभाषा होती है। सो इसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं, इसको हम लोग समझते हैं। तो इसको रटना नहीं है, बात को समझना है, ठीक है। कि जीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई का मीन्स क्या होगा, रियल में सेल का मीन्स होता क्या है। अभी तक आप रटते चले आ रहे हो, यहाँ रटना नहीं, बातों को समझना है, क्योंकि जो क्वेश्चन आते हैं वो एमसीक्यू टाइप के आते हैं। तो अगर हम बात करें जीवों की संरचनात्मक, तो आप कभी देखे होंगे कि आपके जब सिंगल सेल होते हैं, जब आपके सिंगल सेल होते हैं, बहुत सारे सेल्स आपस में मिल जाते हैं तो टिश्यू फॉर्म हो जाते हैं। क्या बन जाते हैं, टिश्यू बन जाते हैं। तो यहाँ पर ये जो आपकी सेल है, ये आपकी सिंगल सेल है। और वन टू मोर देन सेल, एक से ज्यादा सेल का समूह बन जाता है, तो वो बना लेता है टिश्यू, बना लेता है। क्या बना लेता है, टिश्यू बना लेता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं ऊतक। ओके। एंड देन एक से ज्यादा ऊतक आपस में मिल जाते हैं, एक से ज्यादा ऊतक आपस में मिल जाते हैं, टिश्यू मिल जाते हैं, तो फॉर्मेशन करते हैं ऊतक के बाद टिश्यू सिस्टम, जिसको आप बोलते हो ऊतक तंत्र बोलते हो। क्या बन जाता है, टिश्यू सिस्टम, या जिसको आप बोल सकते हो ऊतक तंत्र बोलिए, या फिर आप कह सकते हो टिश्यू सिस्टम। टिश्यू सिस्टम फॉर्म होते हैं। अब एक से ज्यादा टिश्यू सिस्टम मिल जाते हैं, तो फॉर्मेशन होता है ऑर्गन। क्या बन जाते हैं, ऑर्गन बन जाते हैं। इस ऑर्गन को आप हिंदी में अंग बोल सकते हैं, ठीक है। और जो अंग होता है, जो ऑर्गन होता है, ये आपका एक से ज्यादा मिल जाता है, तो बनाता है ऑर्गन सिस्टम, जिसको आप बोलते हो अंग तंत्र बोलते हो, अंग तंत्र बन जाती है। और जब अंग तंत्र एक से ज्यादा मिलता है तो बन जाती है बॉडी, या जीव बन जाते हैं, या बन जाता है शरीर। ये हमारी क्या है, कोशिका किस तरीके से यूनिट है, ये हम आपको बताने वाले हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि एक सिंगल सेल जब मिल गया तो फॉर्मेशन कर दिया टिश्यू। अभी आपको हम इसके आगे अभी चीजें समझाने वाले हैं कि किस तरीके से टिश्यू मीन्स सेल बना। कुछ ऐसे लिविंग बींग हैं जो क्या होते हैं, ए सेलुलर होते हैं, लिविंग बींग नहीं कह सकते हैं, या जिसमें सिंगल सेल होते हैं, अमीबा, पैरामीशियम वगैरह कह सकते हो। वो और थोड़ा सा डेवलपमेंट होगा, कुछ और लिविंग बींग होंगे जो इससे ज्यादा डेवलपमेंट करेंगे, तो टिश्यू, उनके बॉडी में टिश्यू ही होती है। फिर और डेवलप करते हैं तो कुछ ऐसे लिविंग बींग होंगे जिनमें सिर्फ ऑर्गन्स होते हैं, उनमें ऑर्गन सिस्टम नहीं होता है। और डेवलपमेंट होगा, जैसे हम लोग क्या है, मोर डेवलप है अर्थ पर, तो हम लोगों में जो सिस्टम होती है ऑर्गन सिस्टम होती है। उसके बाद ऑर्गन सिस्टम मिलकर क्या बना लेते हैं, बॉडी बना लेते हैं। आपने देखा कि जो सेल है, यहाँ पर आपने देखा जो आपकी सेल है, ये एक यूनिट की तरह काम कर रही है। किस तरीके से यूनिट की तरह काम कर रही है, यहाँ पर आपने देखा सर बॉडी बन जा रही है, शरीर बन जा रही है। तो ये बॉडी जो शरीर का फॉर्मेशन हो रहा है, ये तो सेल से ही हो रही है ना, ये तो सेल से ही हो रही है। तो सेल आप देख रहे हो, जिस जो भी चीजें आप स्टार्ट करते हो वो आपकी यूनिट होती है, इकाई होती है। तो आपने देखा कि जैसे बॉडी बन गया, तो बॉडी में हम क्या करते हैं, बनाते हैं ह्यूमन बींग। ये देखिए ह्यूमन बींग, ठीक है। ये इनके कान हो गए, ये आपका ह्यूमन बींग, पहचान सकते, तो ये आपकी बॉडी बन गई। अगर सेकेंड पॉइंट बात करें, तो अगर हम लिविंग बींग की बात करें तो हम प्लांट को ले लेते हैं। ये आपके प्लांट हो गए। तो आपने देखा कि जो बॉडी बनी है, या तो ह्यूमन बींग बनेगा, या प्लांट बनेगा, या बहुत सारे लिविंग बींग बनेंगे। तो ये जो बॉडी का फॉर्मेशन हुआ है, ये तो सेल से ही हुआ है ना, स्टार्टिंग तो सेल से ही हुई है। इसी बात को हम समझाने वाले थे कि सेल इज अ यूनिट, कोशिका एक इकाई होती है। ये जो इतनी बड़ी बॉडी आपकी बनी है ना, दो हाथ पैर नाक कान बने हैं ना, इतनी बड़ी बॉडी बनने के लिए कोशिका पार्टिसिपेट करता है, लाइक। तो जो रूम्स बनते हैं, एक एक ब्रिक्स, एक एक ईंट को जोड़ते हो आप, जो ईंट को जोड़ते हो वो आपकी सेल की तरह काम करती है, वो आपकी यूनिट होती है। इट इज क्लियर। एंड देन अब प्लांट की बात करोगे, तो प्लांट भी आपका क्या है, ये आपकी क्या बन जाती है, स्ट्रक्चर बन जाती है। तो ये कोशिका आपकी क्या होगी, इकाई होगी। अब ये दो टर्म और हम आपको बताने वाले हैं, संरचनात्मक और क्रियात्मक। इसका मीन्स क्या होता है, तो आपने देखा जो भी मैंने बोर्ड पर फिगर ड्रॉ किया है, तो इसका कोई ना कोई स्ट्रक्चर है ना। जो ह्यूमन बींग होते हैं उनका कोई ना कोई स्ट्रक्चर होता है, तो यही चीज आपकी हो जाएगी संरचनात्मक। संरचनात्मक का मीन्स क्या है, जब कोशिकाएं आपस में मिलती हैं, सर ऊतकें बनती हैं, ऊतक मिलती है तो अंगतंत्र बनता है, अंगतंत्र मिलती है तो क्या बन जाती है, बॉडी बन जाती है। और जो बॉडी बनती है इसकी कोई ना कोई संरचना होती है। देखिए प्लांट की संरचना आपको दिखाई दे रही है, ह्यूमन की संरचना दिखाई दे रही है, तो यही हमारी हो जाती है संरचनात्मक। इट इज क्लियर। ओके, तो इसके बाद अब बात करते हैं क्रियात्मक वर्ड का क्या मीन्स है।
क्रियात्मक वर्ड की अगर आप बात करोगे तो ऐसा तो है नहीं आपको बन गया चुपचाप बैठे रहते हो कोई काम ही नहीं करते। अगर आप बैठे भी रहते हो सो भी रहे हो कुछ नहीं करते तो आपकी बॉडी फंक्शंस करती है। अब देख लो प्लांट है, प्लांट एक जगह स्टैंड रहता है स्टे रहता है तो ऐसा नहीं कि वो काम नहीं करता, वो भी फंक्शन करता है। तो इसी बात को हम समझाने वाले हैं कि क्रियात्मक हो। तो ये डेफिनेशन मैंने आपको क्लियर कर दिया। सेल इज द स्ट्रक्चरल, सेल स्ट्रक्चर बोले तो स्ट्रक्चर है बना हुआ है। दूसरा है फंक्शनल, ये फंक्शन कोई परफॉर्म करता है। और तीसरा पॉइंट मैंने बताया यूनिट, तो यूनिट जो है मैंने आपको बता दिया कि सेल आपकी क्या होती है सर, यूनिट होती है। क्लियर? आई होप ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब क्वेश्चन बनेगी, क्वेश्चन कैसे क्रिएट किया जाता है। तो आप देख सकते हो इकाई क्यों है, ये मैंने दिखा दिया। और ये आपका जो वे अभी मैंने बताया है कि ये आपका जो सीक्वेंस अरेंजमेंट कभी कभी डायरेक्ट पूछता है एग्जाम में। तो इसको देखिएगा, समझिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। बहुत आसान वे में आपको बायो हम देने वाले हैं। और आई होप आशा करते हैं कि आपका जो एग्जाम होगा वनडे एग्जाम जरा जरा आप क्वेश्चन टच करेंगे। ये हमारी क्या थी, कोशिका का डेफिनेशन। तो आप रिवीजन कर सकते हो जीवों की संरचनात्मक या क्रियात्मक इकाई होती है और किस तरीके से इकाई है, कैसी संरचना होती है, मैंने आपको यहाँ पर मेंशन किया। उसके बाद हम बात करने वाले हैं कि डिस्कवरी ऑफ सेल, इंट्रोडक्शन ऑफ सेल। सेल की कैसे डिस्कवरी हुई और इनके जो फादर्स कौन है एंड आपकी सेल किस तरीके से फंक्शन करती है, सेल के कौन कौन से ऑर्गेनेल होते हैं, ये सारी बातें हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए तो पॉइंट पर आते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। बात करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ सेल या डिस्कवरी ऑफ सेल की बात करते हैं। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, शायद जो भी वनडे एग्जाम्स होते हैं वहां पे क्वेश्चन पुट किए जाते हैं कि कोशिका की खोज किसने की। अभी तो मैंने डेफिनेशन की बात की, अब यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कोशिका की खोज, डिस्कवरी ऑफ सेल, डिस्कवरी ऑफ सेल, कोशिका की खोज किसने की। तो सिंपल से आप याद कर सकते हो, रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक सर जो थे, इन्होंने कोशिका को देखा। इन्होंने क्या किया था, कोशिका को देखा था, रॉबर्ट हुक सर। ईयर ईयर नहीं पुट अप करता एग्जाम में, ईयर भी अब हमको बता देते हैं 1665। 1665 में डिस्कवरी ऑफ सेल, कोशिका की डिस्कवरी की गई थी। ये तो इजी क्वेश्चन से डायरेक्ट पूछ लिया। क्वेश्चन ये आपको कंफ्यूज करता है, कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कोशिका, जीवित कोशिका की खोज, डिस्कवरी ऑफ लिविंग सेल, जीवित कोशिका की खोज किसने की। यहाँ पर बच्चे क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, प्रॉब्लम्स होने लगते हैं। तो बात को ध्यान से सुनिएगा, लिसन केयरफुली। आप सिर्फ कोशिका की खोज आएगा, सिर्फ कोशिका की खोज आएगा तो ऑप्शन मारेंगे रॉबर्ट को, या पूछा जाएगा मृत कोशिका की डिस्कवरी। जो मृत कोशिका जिसको आप डेड सेल बोलते हो, मृत कोशिका की डिस्कवरी रॉबर्ट हुक ने किया था, डेड सेल की डिस्कवरी की। फिर क्वेश्चन बनता है कि किसने किया था, किसने कोशिका को देखा था। तो आप बता सकते हो कि माइक्रोस्कोप इनका खुद का बनाया हुआ था। साइंटिस्ट जो होते हैं ना, थोड़ा पूरा पार्ट टाइप के होते हैं, वो कुछ ना कुछ वो करते रहते हैं। तो वो क्या किया, अपना खुद का माइक्रोस्कोप वो बनाया और खुद के बनाए हुए माइक्रोस्कोप से इन्होंने कोशिका की डिस्कवरी की और कोशिका के स्ट्रक्चर को देखा। ठीक है, जब इन्होंने अपने माइक्रोस्कोप को देखा, अपने माइक्रोस्कोप से बनाया, तो इन्होंने देखा कि जो कोशिका को देखा था वो पूछेगा एग्जाम में, वैसी कोशिका डिस्कवरी की, मृत डेड कोशिका को देखा था। उसके बाद किसने देखा था, तो आप बता सकते हो लकड़ी का टुकड़ा, या जिसको कॉर्क बोलते हैं, कॉर्क स्लाइस बोल सकते हो आप, कॉर्क स्लाइस बोल सकते हो या लकड़ी का टुकड़ा कह सकते हो। जैसे आप जो छाल होते हैं ना प्लांट के आउटर सरफेस जो होते हैं, तो लकड़ी के टुकड़े में आप कॉर्क स्लाइस, उसमें उन्होंने क्या किया था, डेड सेल को देखा। तो क्वेश्चन बनेगा दिखता कैसा, ये दिखता कैसा है, तो उन्होंने बताया हनी हाइव, हनी कॉम, मधुमक्खी का छत्ता जो होता है, जो मधुमक्खी का छत्ता होता है, आपने मधुमक्खी का छत्ता देखा होगा, तो आप देखोगे तो ऐसे मधुमक्खी का छत्ता होता है। इस तरीके से आपकी कोशिका दिखाई देती है। ये प्रैक्टिकल वगैरह में एकदम क्लियर होने वाला है, ये आप देखोगे तो इस तरीके से कोशिका आपको दिखाई देती है। जो कोशिका होती है आपकी डेड सेल होती है, और डेड सेल की डिस्कवरी किया था रॉबर्ट। क्या क्या क्वेश्चन क्रिएट हो सकता है, फर्स्ट क्वेश्चन होगा कि किसने किया था, तो आप बता दोगे रॉबर्ट हुक ने किया। फिर मुझे किसमें किया था, कॉर्क स्लाइस में किया था, कब किया था, 1665 में किया। कैसा दिखता है, तो बताना मधुमक्खी के छत्ते की आकार। तो क्वेश्चन और पुटअप किया जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोशिका के अध्ययन को क्या बोलते हैं। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, या स्टडी ऑफ सेल
कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रिमेम्बर इट, याद रखिएगा कि कोशिका का जो अध्ययन रहता है उसको कोशिका विज्ञान कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको बेटा, कोशिका विज्ञान कहते हैं, या आप कह सकते हो इंग्लिश में स्टडी ऑफ सेल्स नोन एज साइटोलॉजी, कि कोशिका का अध्ययन कोशिका विज्ञान कहलाता है, या आप कह सकते हो कि स्टडी ऑफ सेल नोन एज साइटोलॉजी। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं। उसके बाद हम बात कर रहे थे कि आपकी हनीकॉम्ब, हनी हाइव, मधुमक्खी की छत्ते की आकार की तरह दिखती है। इतने पॉइंट मैंने यहाँ पर क्लियर किए। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे कि कोशिका की खोज किसने की, तो बताना रॉबर्ट हुक ने किया था। अगर पूछेगा लिविंग कोशिका खोज किसने की, तब रॉबर्ट हुक आंसर नहीं होगा, उसका आंसर आपका दूसरा होगा। तो इसको रिकैप कर लीजिएगा, इतने पॉइंट मैंने यहाँ पर क्लियर किए। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं, अब बात करते हैं डिस्कवरी ऑफ लिविंग सेल, जीवित कोशिका की खोज किसने की। अगर हम लिविंग सेल की बात करते हैं, जीवित कोशिका की खोज की बात करते हैं, जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, तो आप बताओगे एंटोनी वॉन लुवेनहॉफ। क्या बताओगे आप, एंटोनी वॉन लुवेनहॉफ, का नाम भी बड़ा बढ़िया बढ़िया है, एंटोनी वॉन लुवेनहॉफ। इन्होंने क्या किया था, लिविंग सेल की डिस्कवरी। इंग्लिश में बात करोगे लिविंग सेल तो इनका नेम हो जाएगा, वही नेम सेम है, स्पेलिंग याद रखिएगा, एंटोनी वॉन लुवेन हॉफ। एंटोनी वॉन लुवेन हॉफ ने इसकी डिस्कवरी की थी। और स्पेशल पॉइंट यहाँ पर ये कि इन्होंने लिविंग सेल को देखा था। क्वेश्चन बनेगा किसमें देखा, उन्होंने बताया कॉर्क स्लाइस, लकड़ी के टुकड़े में देखा था, कैसा दिखा था बताया था। इन्होंने देखा था बैक्टीरिया, जो पॉन्ड वाटर होते हैं ना, जो तालाब का पानी होता है, तो जो आपके बैक्टीरिया होते हैं, इन्होंने बैक्टीरिया में देखा था, लिविंग सेल को देखा था। भाई बात समझ में, इन्होंने बैक्टीरिया में क्या किया था, लिविंग सेल को देखा था कि आपकी सेल कैसी होती है, बैक्टीरिया। क्या क्वेश्चन बनेगा, लिविंग सेल को एंटोनी वॉन लुवेनहॉफ ने किसने देखा था, बैक्टीरिया में देखा। उसके बाद जब सेल की स्टडी की गई तो पता चला कि जो सेल होती है, सेल के अंदर एक इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखाई देता है। सेल के अंदर एक इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई देता है, जिसका नाम होता है न्यूक्लियस, जिसको आप हिंदी में कहते हो सेल केंद्र। यहाँ भी क्वेश्चन क्रिएट किया जाता है कि केंद्र की खोज किसने की, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस किसने की, तो यहाँ पर आप बता सकते हैं रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन, ये रॉबर्ट ब्राउन जो थे, इन्होंने कोशिका के अंदर क्या किया था, न्यूक्लियस केंद्रक की डिस्कवरी की। ये भी क्वेश्चन क्रिएट कर सकते। उसके बाद कह रहा है कि जो रॉबर्ट, ये देखिए एक एक पॉइंट किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पुट किए जाते हैं, किस तरीके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, एक एक पॉइंट हम क्लियर करते चले जा रहे हैं। ठीक है, कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हो। तो उसके बाद हम बात करते हैं सेल से रिलेटेड मोस्टली चीजें मैंने आपको कवर कर दिया। उसके बाद हम बात करेंगे कि जो आपके वन लाइन के क्वेश्चंस आते हैं वो किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पुट अप किया जा सकता है कि सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है, सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है। तो अगर नॉर्मली हम सेल की बात करें तो लार्जेस्ट सेल जिसको आप कहते हो सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका जिसको आप बोलते हो लार्जेस्ट सेल। ओवरऑल अगर बात करोगे तो लार्जेस्ट सेल आपकी क्या होती है, तो आपने सुना होगा ऑस्ट्रिच एग, या आप कह सकते हो शुतुरमुर्ग का अंडा, शुतुरमुर्ग का अंडा। ये ऑस्ट्रिच एग क्या करती है, ओवरऑल सबसे बड़ी सेल होती है, लार्जेस्ट सेल होती है। उसके बाद पूछा जाता है कि लॉन्गेस्ट सेल क्या होती है, लंबी कोशिका क्या होती है, लंबी कोशिका की बात कर रहे हैं या लॉन्गेस्ट सेल की बात करते हैं, ये हमारी होती है सर लॉन्गेस्ट सेल। लॉन्गेस्ट सेल की अगर बात करोगे तो बोलते हैं नर्व सेल, बोलते हैं नर्व सेल जो होती है हमारी लॉन्गेस्ट सेल। और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन आप बन सकता है स्मॉलेस्ट सेल, सबसे छोटी कोशिका की बात करते हैं। तो आप यहाँ पर बता सकते हो कि जो सबसे छोटी कोशिका होती है, बताइए आंसर दीजिए, सबसे छोटी कोशिका जिसको आप बोल सकते हो सर स्मॉलेस्ट सेल। स्मॉलेस्ट सेल क्या होता है, आंसर बताइए। स्मॉलेस्ट सेल में आता है सर माइकोप्लाज्मा। क्या होता है सर, माइकोप्लाज्मा होता है, जिसको आप शॉर्ट में बोलते हैं पीपीएलओ। क्या बोलते हो, पीपीएलओ। इसका फुल फॉर्म होगा प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ये एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आप वन एग्जाम के पर्पज से ये क्वेश्चन पुट अप किए जा सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि ह्यूमन बीइंग का लॉन्गेस्ट सेल क्या होता है।
ये तो ओवरऑल मैंने आपको बताया। ह्यूमन बीइंग का लॉन्गेस्ट सेल क्या होता है, या ह्यूमन बीइंग में लार्जेस्ट सेल क्या होता है, ह्यूमन बीइंग में स्मॉलेस्ट सेल क्या होता है, ये हम आपको बताने वाले हैं। तो ह्यूमन बीइंग की अगर बात करोगे तो लार्जेस्ट सेल की बात करें, लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बीइंग, लार्जेस्ट सेल इन आवर बॉडी, या कह सकते हैं ह्यूमन बीइंग इन आवर बॉडी, तो बताओगे न्यूरॉन। क्या बताओगे आप, न्यूरॉन बताओगे। न्यूरॉन हमारी लार्जेस्ट सेल होती है, ठीक है। इसके बाद आप बता सकते हो कि लॉन्गेस्ट सेल क्या होती है, लार्जेस्ट या लॉन्गेस्ट कर लीजिएगा। तो इसके बाद ह्यूमन बीइंग में बात करेंगे तो हमारी क्या होती है सर, एग होती है, फीमेल एग होती है, वो हमारी लॉन्गेस्ट हो सकती है। उसके बाद आते हैं स्मॉलेस्ट सेल क्या होती है, सबसे छोटी सेल हमारे ह्यूमन बीइंग में क्या होती है, ठीक है। सबसे छोटी सेल ह्यूमन बीइंग में जो होती है वो होती है स्पर्म। स्पर्म जो होती है हमारे बॉडी में सबसे छोटी सेल होती है, जिसको हिंदी में बोला जाता है सर शुक्राणु। आई होप इट इज क्लियर। यहाँ तक की बातें आपको क्लियर हो गई। ये थी इंट्रोडक्शन, ये थी डिस्कवरी ऑफ सेल, इंट्रोडक्शन ऑफ सेल। सेल के बारे में हम पूरी बात आपको बताए। एक बार रिकैप कराते हैं कि क्या क्या बातें आपको यहाँ पर बताई गई, तो आप रिकैप कर सकते हो, बात को समझ सकते हो। ये आपकी क्या थी, सेल की स्टार्टिंग थी। मैंने यहाँ पर आपको डेफिनेशन क्लियर किया, फादर ऑफ सेल बताया, स्टडी ऑफ सेल बताया, किस तरीके से ये होता है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि किस तरीके से सेल आपकी डिस्कवरी किसने किया, कौन कौन से साइंटिस्ट हैं। फिर आपको बताया गया कि लिविंग सेल की डिस्कवरी किसने की, सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है, सारी बातें मैंने आपको बता दी। अब हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ सेल, कोशिका के प्रकार की बात करने वाले हैं। टाइप्स ऑफ सेल क्या होती है, कोशिका का प्रकार क्या होता है। देखिए कोशिका के प्रकार में ज्यादातर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, बोलते हैं सर प्लांट सेल, एनिमल सेल, यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, ऐसा नहीं। नंबर ऑफ सेल की बात करोगे, नंबर बेस्ड ऑन नंबर ऑफ सेल, संख्या पे बात करोगे तो प्रोकैरियोट आप यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर होता है, एक कोशिकी बहुकोशिकीय होता है। प्रेजेंस न्यूक्लियस को डिवाइड करोगे तो कोशिका का टाइप कुछ और। तो हम बताते हैं कोशिका की टाइप किस तरीके से होती है, तो आप बताना टाइप ऑफ सेल, कोशिका के प्रकार, टाइप ऑफ सेल जिसको आप बोलोगे कोशिका के प्रकार, कितने प्रकार के होते हैं, तो बताइए आंसर, कोशिका के प्रकार। तो यहाँ बताओगे सर कोशिका जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, सो देयर आर टू टाइप्स, देयर आर टू टाइप्स। फर्स्ट इज वन प्रोकैरियोटिक, फर्स्ट इज वन होती है प्रोकैरियोटिक सेल, जिसको आप बोलते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका। सेकेंड जो होती है वो होती है यूकैरियोटिक सेल। सेकेंड क्या होती है, यूकैरियोटिक सेल। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पुट किया गया है। तो व्हाट डू मीन प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होती है, आपकी सेल की टाइप। क्या होता है प्रोकैरियोटिक, अगर हम प्रोकैरियोटिक की बात करेंगे तो बहुत सिंपल सा है, देखिए रटना नहीं है बात को, रट्टाफिकेशन नहीं। पी, पी का मीन्स हो जाएगा प्रिमिटिव, पी का मीन्स आप राइट कर सकते हो, प्रिमिटिव कर सकते हो। प्रिमिटिव बहुत छोटा, वेल डेवलप नहीं रहता है, कंप्लीट, इनकम्प्लीट कैसा, इनकम्प्लीट क्या, जितनी बुक पढ़ोगे इनकम्प्लीट कह सकते, उतने आपको डेफिनेशन मिलेंगे। कॉन्सेप्ट हम देने की कोशिश कर रहे हैं। पी से प्रिमिटिव मीन्स न्यूक्लियस वेल डिफाइन नहीं होता है, इनकम्प्लीट न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस इसमें कंप्लीट नहीं, इनकम्प्लीट होता है, वेल डिफाइन नहीं होता है न्यूक्लियस, तो उसको बोला जाता है प्रोकैरियोट। तो आप कह सकते हो कि इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है। न्यूक्लियस में जो होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है सर, एब्सेंट। और व्हाट डू मीन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है, तो ये आपके न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के सराउंडिंग में आप देखोगे सर तो यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं रहती है, इंटरनल सारी चीजें रहती हैं, इसी को बोला जाता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, कंप्लीट न्यूक्लियस नहीं। तो ये हमारी क्या कहलाती है, प्रोकैरियोटिक सेल कहलाती है। उसके बाद आप बता सकते हो, सिंपल सी बात है, और भी क्या क्वेश्चन प्रोडक्ट किए जा सकते हैं अगर इसमें न्यूक्लियस नहीं है। जैसे आप अपने घर की बात करिए, आपके घर में आपके फादर एज ए न्यूक्लियस काम करते हैं, अगर वो फादर नहीं रहेंगे तो हो सकता है घर की चीजें डिसबैलेंस चलती हो। तो सेम चीज यहाँ पर थिंक फॉलो करेगा। अगर मान लीजिए एग्जाम में क्वेश्चन आता है, बताइए प्रोकैरियोटिक में सेल ऑर्गेनेल होते हैं या नहीं, तो आप बता सकते हो जब घर पे फादर नहीं रहेंगे तो बहुत सारी चीजें कंफर्ट नहीं रहती, प्रॉब्लम्स होते हैं। तो आप बता सकते हो, रटना नहीं है, बात को समझिएगा
प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है। थर्ड पॉइंट होगा, अगर फादर नहीं रहेंगे, न्यूक्लियस नहीं रहेगा, तो सेल ऑर्गेनेल भी नहीं रहेगा, कोशिका के अंग भी नहीं रहेंगे। तो बता सकते हो कि जो सेल ऑर्गेनेल है, जो कोशिका के अंग होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, ये सारी चीजें क्या होती है सर, एब्सेंट। अब होगा सर प्रोकैरियोटिक होते कौन से ऐसे ऑर्गेनिज्म क्या है, तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पुट किया जाता है सर, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जो होते हैं ये प्रोकैरियोटिक होते हैं। बैक्टीरिया में न्यूक्लियस क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। अब होगा सर न्यूक्लियस के जगह पे क्या होते हैं, एक एक पॉइंट क्लियर कर रहे हैं। लेक्चर को ध्यान से सुनिएगा, कोई भी क्वेश्चन आपसे मिस नहीं होने वाला, ठीक है। और इसमें प्रेजेंट होता है न्यूक्लियोइड। क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियोइड, ठीक है। और जो न्यूक्लियोइड होता है, ये आपका न्यूक्लियस से, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन को रिमूव कर दिया जाता है, वो हमारा न्यूक्लियोइड होता है, जो आपके बैक्टीरिया में क्या होता है, प्रेजेंट रहता है। ये होती है आपकी प्रोकैरियोटिक। सेकेंड जो आता है यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक का मीन्स होता है, हमेशा जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो आप तैयारी कर रहे हो, जो प्रॉब्लम्स आते हैं, यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक में कंफ्यूजन होता है। कभी इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट करेंगे, कभी इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट करेंगे, तो माइंड में सेट कर लीजिएगा, कंफ्यूज नहीं होना। पी से दिमाग लगाएगा प्रिमिटिव, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है। और ई से दिमाग लगाएगा, अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो यू मीन्स होता है फाउंड। यू मीन्स क्या होता है, फाउंड होता है। फाउंड का मीन्स होता है पाया जाना। अगर हिंदी मीडियम वाले बच्चे इसको बोलते हैं पाया जाना, या आप कह सकते हो प्रेजेंट। कैरी ऑन, अभी आपको हम सेल डिवीजन पढ़ाया, बहुत अच्छे से पढ़ाने वाले हैं। कैरी ऑन का मीन्स होता है न्यूक्लियस, जिसको कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं, न्यूक्लियस का डिवीजन। कैरी ऑन मीन्स होता है न्यूक्लियस। जिस सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, तो द सेल फाउंड न्यूक्लियस नोन एज यूकैरियोटिक सेल। जिस सेल में न्यूक्लियस होगा उसको बोलेंगे यूकैरियोटिक सेल। आई होप इट इज क्लियर। किसी कोई प्रॉब्लम है कमेंट आप कर सकते हो। यू मीन्स होता है फाउंड, कैरी ऑन मीन्स होता है न्यूक्लियस। जिन सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा सो कॉल्ड एज यूकैरियोटिक सेल या यूकैरियोटिक कोशिका, ये आपकी होती है। अब इसमें जब फादर हमारे घर पे रहेंगे तो सारी चीजें आसानी से मिले, फादर लाइक एज न्यूक्लियस। तो यहाँ पे यूकैरियोटिक सेल में आपके सेल ऑर्गेनल भी होंगे, मोस्टली मोस्टली चीजें क्या हो जाती है सर, प्रेजेंट हो जाती हैं। ये होती है हमारी यूकैरियोटिक सेल। एग्जाम्पल की बात करोगे तो ह्यूमन बींग, इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग, ऑल लिविंग बींग्स जो हमारे आपके हो जाएंगे, जैसे एक्सेप्ट ऑफ बैक्टीरिया, कुछ एल्गी वगैरह होते हैं, उनको छोड़कर सारे हमारे क्या होते हैं, यूकैरियोटिक। अब एक डिवीजन आपने देखा होगा सर, प्लांट सेल और एनिमल सेल, वो भी तो सर टाइप है। हाँ सही आप बता रहे हो, बट जो प्लांट सेल एनिमल सेल होते हैं, उनका जो टाइप होता है, जो प्लांट सेल एनिमल सेल का टाइप होता है, वो यूकैरियोटिक का होता है। ये बातें टीचर्स बताते नहीं है, तो ध्यान से समझिएगा, प्लांट सेल एनिमल सेल क्या होते हैं, वो किसकी टाइप होती है, तो आप बता सकते हो कि यूकैरियोटिक का ही टाइप होता है सर। प्लांट सेल जिसको आप बोलते हैं पादप कोशिका, और दूसरा होता है एनिमल सेल जिसको बोलते हैं जंतु कोशिका। क्यों, क्योंकि प्लांट में भी न्यूक्लियस होता है और एनिमल में भी न्यूक्लियस होता है। तो ये जो टाइप होते हैं सेल के, वो प्लांट सेल और एनिमल सेल यूकैरियोटिक के टाइप होते हैं। यहाँ से क्या क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट इज न्यूक्लियोइड, ये क्वेश्चन बन सकता है। न्यूक्लियोइड क्या होता है, जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता। प्रोकैरियोटिक एग्जाम्पल बताइए, बैक्टीरिया हो। क्यों, क्यों प्रोकैरियोटिक कहते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस कंप्लीट नहीं होता या इनकम्प्लीट होता है। तो ये आप यहाँ से सारे क्वेश्चंस क्रिएट एग्जाम में किए जा सकते हैं। सेकंड कह रहा है यूकैरियोटिक, बहुत बार पूछा हुआ है, जैसे क्वेश्चन जो हम आपको बता रहे हैं कई बार एग्जाम में पुट किया गया है। उसके बाद कह रहा है कि जो प्लांट सेल एनिमल सेल है, ये आपके किसके टाइप होते हैं, यूकैरियोटिक टाइप होते हैं। रिमेंबर इट, याद रखिएगा कि आपके प्लांट सेल एनिमल सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। इट इज क्लियर। तो इसके बाद टाइप ऑफ सेल की बात करेंगे, तो ये भी खत्म नहीं हुआ, अभी तो स्टार्ट किया है। अब कह रहा है नंबर ऑफ सेल्स। नंबर ऑफ सेल्स पे अगर टाइप की बात करेंगे, तो एक क्वेश्चन, एक आपका पॉइंट बनता है सर, आपका यूनिसेलुलर। एक एक पॉइंट क्लियर करने वाले, कुछ छोटे यूनिसेलुलर, और या कह सकते हैं यूनिसेलुलर सेल क्या होते हैं आपके, देखिए इसमें क्या है, यूनिसेलुलर का मीन्स होता है कि दो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वह सिंगल सेल, नोन एज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अगर किसी ऑर्गेनिज्म के पास सिंगल सेल से बना या सिंगल सेल ही है, तो उसको बोलेंगे यूनिसेलुलर। अमीबा, पैरामीशियम, यूगुलिना। अमीबा को देखो, एक ही सेल है बेचारे के पास,
ऑल फंक्शन परफॉर्म बाय सिंगल सेल, जितने भी इनके फंक्शन होते हैं, इसी से खाता है, इसी से निकालता है। ये काम कौन करता है? अमीबा करता है, सिंगल सेल। और इसके पास न्यूक्लियस भी होता है, तो यूकैरियोटिक हो जाए। ठीक है, तो इसके बाद हम बात करते हैं मल्टी सेलुलर की। क्या बात करते हैं? मल्टी सेलुलर की। तो इसमें कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं जिसको रेक्टिफिकेशन किया जाए। मल्टी मतलब बहुत, बहुत सारे सेल्स होते हैं, नंबर ऑफ सेल्स मोर देन वन होते हैं। प्लांट हो गया, एनिमल्स हो गया, हाई लेवल के लिविंग बींग हो गया, तो ये हमारे क्या होता है? मल्टी सेलुलर। तो ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। ये आपकी क्या थी? टाइप्स है, यूनिसेलुलर है, मल्टी सेलुलर। हम बात करेंगे सेल प्रिंसिपल की, कोशिका सिद्धांत की बात करें। देखिए ये जो चैप्टर सेल लेंदी है, एक दिन में कंप्लीट होने वाला नहीं है। इसको हम पार्ट वाइज बना के प्लेलिस्ट बना देंगे, आप वन बाय वन इस वीडियो को देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक रहेगा, जिसको बोलेंगे सेल प्रिंसिपल या सेल थ्योरी, इसको हिंदी में बोलते हैं कोशिका सिद्धांत, जिसको आप बोलोगे सेल थ्योरी। सेल थ्योरी कहिए या फिर कहिए कोशिका सिद्धांत। लिसन केयरफुली, बहुत ही आसान वे में बायो आपका बेस्ट होने वाला है। कोशिका सिद्धांत आप कहते हैं, कोशिका सिद्धांत जिसको आप बोलते हो सेल थ्योरी। हाँ, क्वेश्चंस क्या बनता है, कैसे है? बहुत इजी वे में आपको बता रहे हैं कि कोशिका सिद्धांत को देने वाले 2 साइंटिस्ट हैं। एक थे आपके स्लाइडेन, दूसरे थे स्वान। ठीक है, मैथियास स्लाइडेन, मैथियास स्लाइडेन जो जूलॉजिस्ट थे, जूलॉजिस्ट, जूलॉजिस्ट जान दो, स्टडी ऑफ एनिमल। सेकेंड हमारा होता है थियोडोर स्वान, थियोडोर स्वान। मैथियास स्लाइडेन और थियोडोर स्वान ये थे बॉटनिस्ट थे। बस एकदम सुनिएगा, कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं टॉपिक। तो सबसे पहले क्वेश्चन बनेगा सेल थ्योरी दिया किसने? बता देना, मैथियास स्लाइडेन थियोडोर स्वान। हिंदी में तो बहुत आसानी से लोगे, स्लाइडेन, स्लाइडेन। दूसरा क्या होता है सर? स्वान होता है। मैथियास स्लाइडेन थियोडोर स्वान ने सेल थ्योरी को दिया था, ये क्वेश्चन बन सकता है। अच्छा, सिद्धांत का मीन्स क्या? थ्योरी का मीन्स क्या होता है? सिद्धांत का मीन्स इन लोगों ने इस पर एनालिसिस किया, स्टडी किया, कुछ चीजें निकल कर आई बाहर, तो इसको इन्होंने कोशिका सिद्धांत दिया, सेल थ्योरी बता दिया। तो किसने बताया? तो रिमेंबर इट, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है सर। मैथियास स्लाइडेन और थियोडोर स्वान, 2 साइंटिस्ट है, एक थे जूलॉजिस्ट, दूसरे थे बॉटनिस्ट। मतलब एक पेड़ पौधे के बारे में जानते थे, एक एनिमल्स के बारे में जानते थे। इन दोनों ने मिलकर कोशिका सिद्धांत को दिया। देखिए बहुत आसान लाइन में सुनिए किस तरीके से दिया। इन्होंने बताया ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ सेल, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ सेल। हमारे अर्थ पर जितने भी लिविंग हैं, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ, मेड अप ऑफ सेल, या कह सकते हो जितने भी जीवधारी हैं हमारे अर्थ पर, सभी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। सभी जीवधारी कोशिकाओं से मिलकर बने, जीवधारी या प्लांट एनिमल कह सकते हैं, या जितने भी लिविंग बींग, जितने भी जीवित ऑर्गेनिज्म हैं, जीवधारी किससे बने होते हैं? कोशिका से मिलकर बने होते हैं। चाहे वो पादप हो चाहे एनिमल, कोशिका से मिलकर बने होते, कोशिका से मिलकर बने होते हैं। आप पेड़ पौधों को देखिए, किसी भी एनिमल को देख लीजिए, खुद को देख लीजिए, so we are made up of cell, हम लोग कोशिकाओं से मिलकर बने हैं। तो इन्होंने स्वान सर ने क्या किया? पादपों पे स्टडी किया, तो पता चला जो हमारे पादप है कोशिका से मिलकर बने। और इन स्लाइडेन सर तो इन्होंने एनिमल पे स्टडी किया, तो इन्होंने बताया कि एनिमल भी कोशिका से मिलकर बनी है। इन दोनों ने मिलकर एक थ्योरी दे दिया। क्या दे दिया? कि जितने भी लिविंग सेल है वो किससे बनी होती है सर? कोशिका से मिलकर बनी होती है। ठीक, मार सकता हूँ। ठीक है, तो एक थ्योरी हमारी तैयार हो जाती है कि जितने भी जीवधारी, जितने भी लिविंग बींग है, वो सेल से मेडअप होती है। ये आपकी होती है कोशिका सिद्धांत। अच्छा, ऐसा कोई और भी है जो सेल से नहीं बना हो? एक्सेप्शन, जो सेलुलर नहीं, ए सेलुलर कहलाते हैं, वो होते हैं वायरस। वायरस सेल से नहीं बना होता, वायरस को इस कैटेगरी से बाहर रखा गया, उसकी बातें हम बाद में करते हैं। तो ये हमारी क्या थी? कोशिका सिद्धांत। देखिए जो साइंटिस्ट होते, अभी मैंने बोला कि थोड़ा सा पूरा पार्ट टाइप, उनको चैन नहीं मिल रहा। जब इतनी डिस्कवरी होने के बाद एनालिसिस होती रही, डिस्कवरी होती रही, इस पर काम किया जा रहा था, तो पता चला एक और साइंटिस्ट निकल कर आए। सोचते ये है, पढ़ते हैं हम, या पढ़ाना भी पड़ता है। एक साइंटिस्ट और है जिनका नाम था वीरचो, जो प्रोनाउंसिएशन आपको सही लगे, विरचो या विरको। तो विरचो साइंटिस्ट हैं, इन्होंने भी सेल पे स्टडी किया। एक छोटा सा सेल,
75 लोगों ने क्या किया, डिस्कवरी किया, और सारे पॉइंट क्लियर है जितने मैंने बताया। तो विर्चू जो साइंटिस्ट ने, इन्होंने बोला हाँ ये बात तो बिल्कुल सच है जो अभी पहले बताया गया। क्या बताया गया है कि जितने भी लिविंग बीइंग है किससे मिलकर बना हुआ है सर, कोशिका से मिलकर बना हुआ है। उन्होंने बोला हाँ बिल्कुल करेक्ट। इन्होंने एक पॉइंट को और ऐड कर दिया, एक पॉइंट को और ऐड करने का मैंने ऐसे ही थोड़ी ऐड कर दिया। इन्होंने डिस्कवरी किया, एनालिसिस किया, समझा, जाना, उनके बॉडी को समझा, स्ट्रक्चर को समझा, तो इन्होंने बताया न्यू सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिटिंग सेल। नए कोशिका की उत्पत्ति पूर्ववर्ती कोशिकाओं के विभाजन के फलस्वरूप होती है। मीन जो नई कोशिका बनती, जैसी आपकी नई कोशिका बन रही है, तो पहले से उपस्थित कोशिका में जब डिवीजन होता है तो नई कोशिकाएं बनती है। तो बता सकते हो न्यू सेल एग्जिटिंग या प्री एग्जिटिंग फ्रॉम या राइट फ्रॉम, कह रहा है कि जो नई कोशिकाएं बनती है पहले से उपस्थित कोशिका से। न्यू सेल अराइजेज फ्रॉम प्री एग्जिटिंग सेल, यही हमारी क्या कहलाती है, कोशिका सिद्धांत कहलाते हैं, सेल प्रिंसिपल कहलाते हैं। क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, पहला किसने दिया, तो दो साइंटिस्ट का नाम, फिर आएगा कि थ्योरी क्या दिया ये आपको बता देगा, नेक्स्ट साइंटिस्ट कौन थे, विर्चू, ये आपको बता देगा। ये हमारी क्या थी, सेल थ्योरी थी और कोशिका सिद्धांत। आई बात समझ में। उसके बाद हमारी टॉपिक आती है, वो आती है हमारी सेल ऑर्गेनल, कोशिका के अंग। तो इतने टॉपिक आप रिवाइज करिएगा, जो नेक्स्ट टॉपिक होगा पार्ट वाइज कर एक एक टॉपिक क्लियर करने वाले हैं। अभी प्रेजेंट टाइम में हम आपको लेक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं, थ्योरेटिकल चीजें दिए जा रहे हैं। जब अब इसके बाद हर एक चैप्टर का, आई होप कोशिश हमारी ये रहेगी, आई विल ट्राई, हम कोशिश ये करेंगे हर चैप्टर का 100+ एमसीक्यू हम आपको प्रोवाइड करने वाला है। हर पॉइंट टॉपिक कह सकते हैं 100+ एमसीक्यू आपको हम प्रोवाइड करने वाले हैं। तो ये हमारी आज की टॉपिक है। तो आज के लिए इतने, थैंक यू। लाइक सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा अगर आपको कोई भी डाउट होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।